Why don't students like school by Daniel T. इसमें मेरे लिए क्या है, चलिए जानते हैं। अब साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस को इस्तेमाल करके एजुकेट होने की शक्ति को बढ़ाए। ये मॉर्निंग वेल कंप्लेंट पूरी दुनिया में सुनी जाती है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। ये एक आम कंप्लेंट है क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों और जवान लोगों को फेल कर दिया है। हम यहाँ एग्जाम रिफॉर्म की जरूरत के बारे में या सिलेबस बदलने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इससे भी ज्यादा जरूरी चीज के बारे में है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि एजुकेशन में कमी आ रही है क्योंकि पढ़ने के तरीके और कोर्स कंटेंट इंसान के दिमाग की इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इस बुक समरी में मेमोरी को पाने और याद रखने की प्रोसेस है और इसके साथ देखेंगे कि हमने इंटेलिजेंस को कैसे गलत समझा है। अगर आप एक पेरेंट या किसी भी तरह के एजुकेटर है तो ये बुक समरी आपको बताएगी कि कैसे ये साइंटिफिक नॉलेज आपको बेहतर लर्नर बनाने के लिए हमारी प्रैक्टिसेस में अप्लाई किए जा सकते हैं। और ये केवल यंग लोगों को सुधारने के लिए नहीं है, ऐसी मेथोडोलॉजीज भी है जिन पर ग्रिप बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि टीचर्स भी सीखने से नहीं रुकते। इस बुक समरी में हम देखेंगे आपके दिमाग को सोचना क्यों नहीं पसंद, एवरेज डच मिलिट्री ड्राफ्टी 30 साल में कितने आईक्यू पॉइंट्स कमा लेता है, बेहतर टीचिंग के लिए आपको फैंसी स्मार्ट बोर्ड की क्यों जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, आदमी असलियत में सोचने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम पैटर्न बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। आखिर क्यों टीनेजर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर नहीं रह पाते और वे इंटरनेट को फालतू गेम्स खेलने के लिए ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसे मुफ्त में जानकारी पाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये स्टीरियोटाइप बहुत आम है, लेकिन ये काफी अनफेयर है। नौजवान होने के तौर पे यहाँ तक कि टीचना चाहिए कि हमारा दिमाग असलियत में कैसे काम करता है और ये कैसे नौजवानों को इस तरह बिहेव करने पर मजबूर करता है जैसे कि वो करते हैं। आप पाएंगे कि जजमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं होती। सबसे पहली चौंका देने वाली चीज ये है कि आपके दिमाग को सोचना बिल्कुल नहीं पसंद। हम यहाँ रोज के विचारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी बात कर रहे हैं जो एनर्जी इंटेंस हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस जो आप एक कठिन टेक्स्ट पढ़ने के लिए या कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। जरा सोचिए, किसी पहेली को सुलझाने के लिए कैसा महसूस होता होगा। ये इस तरह की थॉट प्रोसेस है जिसे इंसानी दिमाग पसंद नहीं करता। इनफैक्ट ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसका कारण ये है कि इस तरह की एक्टिव थिंकिंग बहुत स्लो ही नहीं बल्कि ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी लेती है। हमारे सबसे पहले के एंसेस्टर्स के हंटर गांव में एनर्जी बेहतर तरीके से सभी जगह खर्च की जाती थी। इसके बजाय हमारा दिमाग उन प्रोसेस पर डिवोटेड है जो सर्वाइवल से ज्यादा जरूरी है, जो कि साइट और मूवमेंट है। इसका नतीजा ये है कि हमारी देखने और हिलने की एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। उदाहरण, एक $5 का कैलकुलेटर अधिकतर इंसानों से जल्दी काम करता है, लेकिन अब तक कोई भी कंप्यूटर चट्टानी समुद्र पर नहीं चल सकता। तो जैसा कि हम देखने और हिलने में महान हैं, हमारा दिमाग सीरियस विचार करने को पसंद नहीं करता। हालांकि जहां हम चमकते हैं वो है पैटर्न स्पॉटिंग और रिकॉग्निशन। क्यों? इसका लेना देना भी एनर्जी से ही है। स्किल के होने का मतलब है कि हम हर बार हमारे सामने आने वाली कीमती एनर्जी को खर्च करने की बजाय जो हमने पहले देखा उसको कंपेयर करके सिचुएशन को जल्दी से बता सकते हैं। ये सोचिए कि किस तरह छोटा बच्चा बोलना सीखता है। कोई भी उनके पास बैठकर उन्हें एलोक्यूशन या ग्रामर लेसन नहीं पढ़ाता। बच्चा खुद ही इंस्टिंक्टिवली भाषा पकड़ लेता है और उसे सिचुएशंस और दूसरी चीजों के साथ जोड़ देता है। इसी तरह माँ और पापा को उनका नाम मिलता है और कैसे वो बच्चा गुड बाय इसकी आवाज निकालने की कोशिश करता है जब भी कोई जाता है। हमने देखा है कि एनर्जी इंटेंसिव सोच से बचने के लिए पैटर्न की पहचान महान है, लेकिन एक और कॉग्निटिव टूल है जो हमें हमारे बालों को कंघी करते समय हमारे दिमाग को ओवरलोड करने से रोकता है, मेमोरी। चैप्टर 2, हमारे पास जरूरी मेमोरी के 2 सेट होते हैं। सोचिए कितनी मेहनत लगेगी अगर हर बार जब भी हम प्याज काटें तो हमें नए तरीके से सीखना पड़े, किस एंगल से चाकू को पकड़ना है और कहां से आपको काटना है। किस्मत से हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो हमें हमारी बीती बातों को उसमें जमा करने के लिए अलाउ करता है। किसमें? मेमोरी में। हमारी मेमोरी या याददाश्त 2 कैटेगरी में बांटी गई है। वर्किंग मेमोरी कॉन्शियसनेस के रूप में सबसे अच्छा विचार है, हम सीधे हमारे एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, और वर्किंग मेमोरी उस जानकारी को हाथ में लिए टास्क के लिए सही तरीके से हैंडल करती है। उदाहरण, जब हम किसी मोबाइल नंबर को टेम्परेरी याद करते हैं या गिनते हैं कि कितने प्याज हम काट चुके हैं, उन डिजिट्स को हमारी वर्किंग मेमोरी स्टोर करती है। हालांकि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये एक बार में केवल 7 आइटम होल्ड या प्रोसेस कर पाती है। लेकिन इस लिमिट के लिए एक तरीका भी है। क्या आप सोच सकते हैं कि हर एक फोन नंबर आपके दिमाग में परमानेंटली लॉग हो जाए?
वर्किंग मेमोरी के केवल कुछ आइटम्स ही एक दूसरी तरह की मेमोरी में भेजे जाते हैं। वो है दिमाग का कोलोजल नॉलेज वेयरहाउस। ये ट्रांसफर सिर्फ तभी होता है जब कोई जानकारी जरूरी हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जहां हमें कॉन्शियस किए बिना ही दिमाग इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वहां हमारी जरूरत तक वो जानकारी रहती है। इसी तरह हमको ये याद रहता है कि टाइगर्स पर स्ट्राइप्स होती हैं और हमें लाल प्याज पसंद है। रिकॉल की प्रोसेस इस जानकारी को फिर से वर्किंग मेमोरी में भेज देती है ताकि हमें इसका फिर से पता चल पाए। लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी की एक अच्छी एनालॉजी है रैम चिप्स और हार्ड ड्राइव्स। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी वो है जहां मशीन जानकारी इकट्ठा करती है जब प्रोसेस करना होता है, बस उससे ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ हार्ड ड्राइव जरूरी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। इनफैक्ट चूंकि ह्यूमन मेमोरी प्रोसेस और स्टोर करने का इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि पहले के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर को बनाने के लिए इंसानी दिमाग को मॉडल के रूप में लिया और उसे मैच करने के लिए कंप्यूटर डिजाइन किया। वाओ। चैप्टर 3, सीखना एक भारी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेस है। किसी नेटिव इंग्लिश बोलने वाले के लिए जर्मन सीखना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसे जापानीज सीखने में होगा। ऐसा क्यों है? आप ऐसा सोचोगे क्योंकि ये दोनों ही विदेशी भाषा है, दोनों ही सीखने में एक जितनी मुश्किल होती होगी। बदकिस्मती से इंग्लिश बोलने वालों के लिए जापानीज है। दिमाग बस ऐसे ही काम नहीं करता। सच तो ये है कि आपका दिमाग नई जानकारियों को प्रोसेस करने में ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब इसे कुछ प्रायर कंटेक्चुअल नॉलेज नई इंफॉर्मेशन के साथ चाहिए ताकि वो आसानी से रखा जा सके। इसलिए अगर कोई कंटेक्चुअल कंटेंट नहीं है काम करने के लिए तो कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जानकारी को संभाले रखना कठिन। अगले हिस्से की सारी लाइनों को अलग करके देखें। ये एक आसान लेकिन जरूरी तरीका है। पहले आप चीजों को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। ये आमतौर पर कलर मिलाकर किया जाता है और आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक ग्रुप काफी रहेगा। फिर आता है कि आपको ट्रैवल करना है क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। इसके बाद तैयारी पूरी हो जाती है। हालांकि ध्यान रहे चीजों को अति में ना करें। चीजों को कम करना अति करने से बेहतर होता है। क्या आप समझ पाए ये क्या चल रहा है? अगर आपने ये पता लगा लिया है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए है तो बेशक आप अपने दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को मेहनत के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और भले ही आप जवाब ना भी दे पाए हो तो भी ये थकावट भरा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइनों का मतलब बताने के लिए आपके पास कंटेक्स्ट की कमी थी। इसे इस तरह से देखकर ये साफ है कि एजुकेटर्स को अपनी टीचिंग को सुधारने के लिए कॉन्टेक्स्ट के जरूरी रोल को समझना पड़ेगा। शुरुआत के लिए उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि स्टूडेंट्स को दिए गए सब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता है। एक बार ये प्रिंसिपल्स अपनी जगह आ जाए वो इनसे बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्टेक्स्ट देगा जिसे स्टूडेंट्स का दिमाग फेस करेगा। उदाहरण के लिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये सीखने के लिए पहले उनकी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट के रूप में उदाहरण देने से स्टूडेंट्स को काफी फायदा होता है। इससे स्ट्रक्चर बनता है जिनमें वे और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे इमेजिनरी प्लेन में एब्स्ट्रैक्ट शेप से ज्यादा टेबल टॉप का एरिया निकालने से रिलेट करते हैं। चैप्टर 4, फैक्ट बेस्ड नॉलेज को याद करना ज्यादा कठिन काम को पूरा करना होता है। हर किसी को फिल्में देखना पसंद है लेकिन कोई भी किसी फिल्म को सीधे क्लाइमैक्स तक आगे नहीं बढ़ाता, भले ही वो उस फिल्म का सबसे अच्छा भाग है। अगर आप सीधे आखिरी में पहुंच जाते हैं तो उसका क्लाइमैक्स आपको पॉइंटलेस या सबसे बुरा लगेगा। ये सीखने के वक्त भी सही होता है। ज्यादातर टीचर्स चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करें। ये समझा जा सकता है क्योंकि ये जरूरी स्किल्स हैं। स्टूडेंट ये करे उसके पहले ये जरूरी है कि उन्हें उन सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स और प्रिंसिपल समझ आए। इसे पाने का सबसे तरीका है जिसे कहते हैं चंकिंग। एक सबसे बड़ी कमी जो हमारे दिमाग को फेस करनी पड़ती है वो है उसके लिमिटेड वर्किंग मेमोरी। हालांकि एक काम है, अगर हम चंक करते हैं या फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के बिट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट करते हैं तो वर्किंग मेमोरी के लिए कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क करना सरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। सोचिए, आपको लेटर्स O C G N O N I T I इनको याद करने को कहा जाए। इसे करने के लिए या तो आप इन 9 लेटर्स को याद करेंगे या फिर इनको रीअरेंज करके कॉग्निशन को याद करेंगे। इस एक शब्द में वही जानकारी है जो उन 9 लेटर्स में है, लेकिन ये वर्किंग मेमोरी का सिर्फ एक स्लॉट इस्तेमाल करता है। यही तरीका फैक्ट्स को याद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी फैक्चुअल नॉलेज कवर करती है। दिमाग नॉलेज के पॉइंट से कनेक्शन बनाने लगता है। मानिए स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर इसका लक्ष्य इकोनॉमिक बदलाव को समझना और जानना है, इसका पहला स्टेप है कि हम बेसिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को समझें और देश को जाने
जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फैक्चुअल नॉलेज के बारे में सीखना आसान नहीं है, इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। रॉड द्वारा याद करना थकाऊ लग सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। रिपीटेशन से याद करने का एक और फायदा है, इसका मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये दिमाग में इस तरह फिक्स हो जाते हैं कि इन्हें लिमिटेड कैपेसिटी वाली वर्किंग मेमोरी को रिकॉल करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। सोचिए ये कितना इनएफिशिएंट होगा अगर हमें हर बार मल्टीप्लाई करने का तरीका याद करना पड़े। चैप्टर 5, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस अलग अलग से ज्यादा एक सी होती है। आपने सुना होगा कि कोई खुद को विजुअल, ऑडिटरी या टेक्टाइल लर्नर बताता है। मतलब एक चैनल है, वे मानते हैं कि उसी से वो नई जानकारियां एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन क्या ये सच है? असलियत में ये एजुकेशन साइकोलॉजी में एक सबसे फैला हुआ मिसकंसेप्शन है। इस हाइपोथेसिस का ना के बराबर सपोर्ट किया गया है, तो इसे दोषी मत ठहराना कि आपके पास ऑडियो बुक नहीं है इसलिए आप नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। कई दर्जन स्टडीज ने यह बताया है कि जब स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, विजुअल, ऑडिबल या कुछ और, इससे बेहतर कोई एकेडमिक एडवांटेज नहीं है। लेकिन यह मिथ चलता आ रहा है और पिछले 50 सालों से इसके पास इन्फॉर्म्ड एजुकेशन प्रैक्टिसेस है। वेस्टर्न एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने टीचर्स को सिखाने के लिए सीखने वालों के पसंदीदा चैनल की एनर्जी को ज्यादा मात्रा में खर्च करने के लिए पुश किया है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये फ्लॉ ऑब्वियस है। ओरल, विजुअल और टेक्टाइल इनपुट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन डालने के लिए दरवाजे का काम करता है। सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन का मतलब जानना ज्यादा जरूरी है। ये वैसा नहीं है कि बच्चे उनकी एबिलिटीज से समान है या इनमें अंतर नहीं किया जा सकता। बेशक कुछ लोगों को मैथ्स पसंद है और कुछ को लिटरेचर सबसे अच्छा लगता है। हालांकि प्रैक्टिकली एजुकेटर्स इसमें से कुछ हटा सकते हैं। टीचर्स को डिलीवरी से ज्यादा कंटेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए अगर आप एक टीचर हैं तो आप प्लीज फ्लैशी साइड प्रेजेंटेशन पर समय बर्बाद करना छोड़ दें। साइंटिफिकली अनफाउंडेड तरीकों से बच्चों को पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है। सीखने का कोई भी तरीका जो बच्चों के काम आए और उन्हें उस बात का मतलब बताए, फिर चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो या टेक्टाइल हो, सब ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चों को फ्रिक्शन और न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, कलर्स इस्तेमाल करके जादुई तरीके बनाकर स्मार्ट बोर्ड पर इस फिनोमेना को डिस्प्ले करने का कोई पॉइंट नहीं है। इससे बेहतर हो कि टीचर उन्हें असली दुनिया की बातों से वाकिफ कराए जिनमें ये फिनोमेना दिखता है। इस अप्रोच को बनने में कम वक्त लगता है और ये सबसे एक्सेप्टेबल गेटवे है। चैप्टर 6, कोई भी जन्म फिक्स इंटेलिजेंस लेवल के साथ पैदा नहीं होता। एक लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि बच्चे अपने टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं। लोग एथलेटिक या इंटेलिजेंट है और इसे कोई नहीं बदल सकता। हालांकि ये अजम्पशंस बाद में खत्म हो गए। नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में नर्चर को फाइनली उसकी इंपॉर्टेंस मिल रही है। हमें अब पता है कि इंटेलिजेंस जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों से आती है। इंटेलिजेंस दिमागी क्षमता पर बेस्ड है, लेकिन क्रिटिकली ये देखा गया है कि हमारा दिमाग बेकार है। इससे हम ये नहीं नकार सकते कि हर बच्चा अलग लेवल के इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। बस इतना है कि इन लेवल को बदला जा सकता है। हालांकि इसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन ये यही नहीं रुकता। ये देखा गया है कि इंटेलिजेंस को बताने में एनवायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक्स से ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। 1980 के दशक तक ये सोचा जाता था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का असर बहुत कम है। हाल ही के सबूतों से इसे हटाया गया है। 1930 के दशक से कई देशों में एवरेज आईक्यू लेवल बढ़ता आ रहा है, जैसे कि 1952 और 1982 में डच मिलिट्री ड्राफ्टीज का आईक्यू लेवल 21 पॉइंट से बढ़ा था। इस बढ़ती हुई इंटेलिजेंस को द फ्लीन इफेक्ट कहते हैं। इसे न्यूजीलैंड के साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लीन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ये ढूंढा था। मैं दोबारा रिपीट कर दिए देता हूँ, इस इफेक्ट को कहते हैं द फ्लीन इफेक्ट। अगर हम इस बदलाव को समझाना चाहे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कम पड़ जाएंगे। ह्यूमन जीन पूल बस उस पैमाने पर बदलाव के लिए जल्दी से उतना नहीं बदल पाता है जिसे कम समय में महसूस किया जा सकता है। केवल यही हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स उससे ज्यादा जरूरी है जितना कि हमने सोचा था। ना ही इंटेलिजेंस अकेली ऐसी फील्ड है जहां एनवायरमेंट जेनेटिक्स से ज्यादा जरूरी है। एम्प्यूटीज उदाहरण के लिए कम डिजायरेबल हाथ से लिखना सीखते हैं, हालांकि इस प्रेफरेंस एनकोडेड जीन को हराने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। असली दुनिया में अगर हम इंटेलिजेंस को इनऑल की फिक्स लॉटरी समझे तो ये गलती होगी और ये बच्चों को निराश कर देती है। इसको चुनौती देने के लिए बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा कि इसे सुधारा जा सकता है। यही अच्छी टीचिंग आती है।
चैप्टर 7, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल की तरह है, प्रैक्टिस इसे परफेक्ट बनाती है। ये कहना बहुत ही वाजिब, सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। हम भूल ये जाते हैं कि टीचर्स को भी यही करना चाहिए। एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स बच्चों की सीख पर प्रीमियम रख देते हैं। जब तक वो टीचर्स को सुधारने के लिए समय नहीं निकालते, बच्चे ये भुगतते रहेंगे। टीचर का दिमाग बिल्कुल उनके स्टूडेंट्स जैसा काम करता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स और टीचर पर सफलता के लिए एक से कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स लगते हैं। स्कूल टीचर्स पर अपने सब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे तक पता होने का प्रेशर डालते हैं, लेकिन ये करने पर पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज आसानी से भूली जा सकती है। एक टीचर होने के नाते आपको केवल गणित आना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना आना भी जरूरी है। पेडागोगी ऐसी चीज है जिसे मास्टर करने में बहुत कोशिश लगती है। एक्सप्लेनेटरी, इंटरपर्सनल और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, इन सभी को टॉप वर्किंग ऑर्डर में होना जरूरी है। इसका पैटर्न रिकॉग्निशन और सब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं है, जैसे कि किसी और स्किल के साथ होता है। टीचिंग में प्लेट्यू बनने का रिस्क होता है। आप एक लेवल तक पहुंचते हैं जो पाना चाहते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं और बेहतर होना भी छोड़ देते हैं। बदकिस्मती से कोस्टिंग सबकॉन्शियस होती है। आप कुछ और सोचना चाहेंगे, लेकिन टीचर्स अपनी टीचिंग के शुरुआती 5 साल में ही ज्यादातर स्किल्स इंप्रूव करते हैं। उसके बाद मुश्किल से ही कुछ बदलता है। यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक 2005 की स्टडी में बताया था कि केवल शुरुआती 2 साल में टीचर्स ने स्टूडेंट्स की लर्निंग में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। इस परेशानी से बाहर आने के लिए ऐसे टीचिंग कल्चर की जरूरत है जो फीडबैक को अप्रिशिएट करे और टीचर के पूरे करियर में इंप्रूवमेंट लाता रहे। ये फीडबैक की कमी ही है जो टीचिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है। कई एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन ही इसका एक कारण होता है। हर टीचर को अपनी एक अलग क्लासरूम दे दी जाती है और वे अकेले पढ़ाते हैं। टीचर वर्किंग आवर्स में एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म के लिए एक परेशानी है। इसका एक सोल्यूशन है। अगर टीचर्स खुद को रिकॉर्ड कर ले और अपनी कोलीग्स को दिखाए तो ये साथ ही टीचर्स उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, स्पेशली टीचिंग के उन एलिमेंट्स पर जिन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता है। पढ़ाई के जैसे ही टीचर होने के लिए भी एक लर्निंग कर्व होता है। इसमें बहुत कोशिश लगेगी, लेकिन एक बार ये पता कर ले कि दिमाग कैसे काम करता है तो इसकी हद आसमान तक होगी। फाइनल इस बुक समरी में हमें ये मैसेज मिला है कि बच्चों को स्कूल नहीं पसंद क्योंकि जो लोग इसमें जुड़े हैं, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने अब तक जरूरी कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स जो सीखने के लिए जरूरी है उन पर ग्रिप नहीं बनाई है। इनमें 2 तरह की मेमोरी है, लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी। लर्निंग के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं, वो है पैटर्न रिकॉग्निशन एंड चंकिंग। वर्किंग मेमोरी की अड़चन से सबसे सही तरह से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें ये बोलना बंद करना होगा कि इंटेलिजेंस जेनेटिक्स से आती है या हम सबके पास कोई लर्निंग टाइप है। इसलिए स्टूडेंट्स को सही कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट देकर और ये इंश्योर करके कि एजुकेटर्स भी सीख रहे हैं, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से डील करेंगे। ये भी हो सकता है कि उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगे। एक्शनेबल एडवाइस, कोशिश की पावर को बढ़ाइए। अगर आप बच्चे के करीब है, चाहे पेरेंट तरह, उन्हें सिखाइए कि इंटेलिजेंस और स्किल पैदाइश से नहीं आती। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि वो सही डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से कुछ भी पा सकता है। याद रखिए, एक पियानो वर्च्यूसो हार्मोनिक नॉलेज और मसल मेमोरी के साथ नहीं पैदा होता, वो सीखे जाते हैं। सुनिए आपने बुक समरी जिसका नाम है व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक स्कूल, जिसके कर्ता धर्ता है डैनियल टी विलिंघम यानी कि इसके ऑथर